दिस इज प्रियांश दीक्षित एके प्रियांश भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के सेकंड पार्ट दैट मीन्स हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन को देखेंगे। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी इस मॉड्यूल में देखेंगे और उसके साथ साथ बच्चों ध्यान रखना हमारा लास्ट टॉपिक आज की क्लास में होने वाला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तीनों को खत्म करने के बाद आप लोग नियर अबाउट 70 to 80% ऑफ दिस चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा बिजनेस स्टडीज का, वो भी बस हमारा 10-15 मिनट का ही होगा, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट के अपने ही कुछ स्पेसिफिक रूप हैं। दैट मीन्स मैनेजमेंट कभी कभी किसी को आर्ट की तरह देखने पे लगता है, किसी को साइंस की तरह लगता है और किसी को प्रोफेशन की तरह लगता है। अब किसी को कैसा भी लगे, हम लोग उस पर टोटली बिलीव नहीं कर सकते। ये टॉपिक हम लोग को बस यही बताता है कि क्या सच में मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट मतलब कला, इसको कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से कंपेयर मत करने लगना। क्या सच में मैनेजमेंट साइंस है? ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें आंसर पता होगा कि मैनेजमेंट साइंस कभी नहीं बन सकता। अगर होता तो हम लोग कॉमर्स फील्ड में से कभी ना पढ़ रहे होते, ये साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर होता। और क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो ये सारे के सारे जवाब हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या कहता है कि बच्चों ध्यान रखना, मैनेजमेंट एक कला है। यहाँ पे मेजर एक लेमैन वॉइस में अगर मैं बोलूँ तो हाँ बिल्कुल सही। मैनेजमेंट जितना ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी जाएगी, उतना ही वो निखरता है। जैसे कोई कला, आपने गिटार बजाना शुरू कर दिया, गिटार बजाना एक कला है। आप पहले दिन पे इतने स्मार्टली उसे प्ले नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें अपग्रेड होते जाएंगे, साल 1.5 साल के बाद उसमें बहुत ज़्यादा निपुण हो जाएंगे। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी, अगर आप पहले दिन मैनेजमेंट करेंगे तो आप उतना अच्छा सक्सेसफुली नहीं मैनेज कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपग्रेड करते चले जाएंगे आप बहुत अच्छे मैनेजर बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर एक कला के कुछ नोटेशंस होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे कि हम लोग अभी ये जो पढ़ रहे हैं, ये भी तो मैनेजमेंट की बुक का ही पार्ट है। और आप लोग जो बीबीए और एमबीए में पढ़ने वाले हैं, वो भी एक मैनेजमेंट की बुक का पार्ट है। तो जैसे एक आर्ट में थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस होता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी हमारा एक थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस होता है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़, हर एक इंसान की कला उसकी अलग और विशेष होती है। दैट मीन्स एक सिंगर सेम गाना अलग अलग तरीके से गा सकता है अगर उसे 2 अलग अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया जाए। तो सीधी बात यह है कि वैसे ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में 2 अलग अलग मैनेजर अलग अलग तरीके से रिजल्टेंट निकालते हैं अपनी मैनेजरियल कैपेसिटीज के बिहाफ पे। तो बच्चे बस यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट एक आर्ट है तो यहाँ पे इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल नॉलेज। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। एक आर्ट में हमेशा एक प्रैक्टिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। आप गिटार बजा रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास नोट्स होते हैं। अगर आप मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो यहाँ पे भी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होती है। अगर आज पियानो सीख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पास म्यूजिक नोट्स होते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर हैं और आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छा बनना है, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सी बुक्स हैं, जिनको हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं, जिनको हम लोग अलग अलग थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो जैसे एक कला को सीखने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी ज़रूरी होती है, वैसे ही यहाँ पे भी वो चीज़ रिक्वायर्ड है। आगे बात करते हैं पर्सनलाइज स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। हर इंसान अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को, अपनी आर्ट को अलग अलग तरीके से दर्शाता है। जैसे मैंने पहले बात करी थी, एक पर्टिकुलर सिंगर सेम गाना, दूसरा पर्टिकुलर सिंगर वही गाना अलग अलग तरीके से गाएंगे। तो हर इंसान की ये पर्सनल स्किल होती है और क्रिएटिविटी होती है। हर इंसान अपनी तरीके से मैनेजमेंट करता है, अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगाता है, तब जाके अलग अलग रिजल्ट निकलते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जिस मैनेजर की क्रिएटिविटी और स्किल्स सबसे ज़्यादा हाई होगी, बढ़िया आउटकम उसी का निकलेगा। आगे बात करते हैं डिफरेंट मैनेजरल यूज एंड स्टाइल्स। बच्चे ध्यान रखिएगा, दैट सिंपली मीन्स कि हर एक मैनेजर्स के स्टाइल्स और हर एक मैनेजर के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा, ये चीज़ आती कहाँ से? ये स्किल आती है आपकी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो सीधी बात यह है कि अलग अलग मैनेजर अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स यूज करते हैं अपनी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये उतनी ही ज्यादा निखरेगी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बिल्कुल सही है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट 100% करेक्ट है। दैट मीन्स जैसे एक आर्ट में आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों की जरूरत होती है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, हमारे मैनेजमेंट में भी इसकी जरूरत होती है। दूसरी चीज,
पर्सनलाइज स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, जैसे हर एक आर्टिशियन अलग अलग तरीके से अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करता है अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी के बेस पे, वैसे ही एक मैनेजर भी अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी के बेस पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देता है। आगे आता है डिफरेंट मैनेजर यूज डिफरेंट स्टाइल्स, जैसे एक आर्टिशियन, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी डिफरेंट स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक सेम आर्ट दो आर्टिशियन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही एक मैनेजर एक बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट रोल्स को प्ले कर सकता है और उनके आउटपुट भी अलग अलग ही निकलेंगे। ये तीनों ही चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम लोग कह सकते हैं हाँ सच में मैनेजमेंट एक आर्ट है। आगे बात करते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। क्या मैनेजमेंट साइंस है? मैंने पहले ही बता दिया था मैनेजमेंट कभी भी साइंस नहीं बन सकता। क्यों? कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ कुछ चीजें तो सबकी मिल जाती हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से अगर सारे डायमेंशंस कवर होते हैं तभी हम लोग मैनेजमेंट को एक साइंस बोल सकते हैं। जो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज। दैट मीन्स कि अगर आप साइंस की थ्योरीज को देखेंगे तो वो सिस्टमैटिक नॉलेज पे बेस्ड होती है। सर सिस्टमैटिक नॉलेज क्या होती है? कोई भी चीज बनाई जाएगी तो फॉर्मूलेज पे बेस्ड होगी, उसका डेरिवेशन होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, उसका कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। कोई भी चीज है, जैसे अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां पे अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उन लोगों के द्वारा जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस करी थी। उन्होंने समझा कि हाँ अलग अलग मैनेजर्स भी ये प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक पर्सनलाइज सोल्यूशन भेज दो कि हाँ कल को आगे वाली जनरेशन अगर मैनेजर बनती है तो वो अगर ये दुविधा फेस करेगी तो इन प्रिंसिपल्स का यूज करके 100% सेटिस्फैक्शन निकल सकता है। तो वही चीज यहां पे भी है। तो बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज, हाँ साइंस में भी सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, और मैं कह सकता हूं कहीं हद तक 99.9% तक का हमारा मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक नॉलेज को ही फॉलो करता है। तो भाई पहला चीज तो फुलफिल होता है भाई, मैनेजमेंट और साइंस में ये दोनों चीज तो कॉमन है। अगला, प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब पूरी दुनिया में सेम होते हैं। जैसे यहाँ का 1 किलोमीटर जिसमें 1000 मीटर होते हैं, वैसे यूएस में भी 1 किलोमीटर उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ का 1 लीटर यूएस का भी 1 लीटर ही माना जाएगा। तो सिंपल चीज है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, वो भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी यूएस में बैठ के टेलर और फ्योल ने वो प्रिंसिपल्स बनाए थे जिनको आज हम लोग यहाँ पे अपने अलग अलग लोकेलिटी में पढ़ रहे हैं। तो सीधी बात यह है कि प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये भी कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो 100% जो है फॉलो करता है, लेकिन कुछ शर्तों पे। मतलब यहां पे प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन आपको साइंस के प्रिंसिपल्स को 100% एग्जैक्ट वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे ये डिराइव्ड है। एग्जांपल के तौर पे a+b का होल स्क्वायर, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका एग्जैक्ट बनेगा। आप प्लस की जगह माइनस नहीं यूज कर सकते, माइनस या प्लस नहीं यूज कर सकते, a b की जगह c यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के वो लिटिल बिट फ्लेक्सिबल होते हैं। हर मैनेजर उसे गिवन सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देता है, इसीलिए मैं इसे 50-50% बोलूंगा। दैट सिंपली मींस कि आपका जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो है, लेकिन इट क्वाइट बिट फ्लेक्सिबल। इसको मैनेजर अपनी तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए जो भाई मैनेजमेंट है वो साइंस कभी नहीं बन पाएगा। लास्ट बच्चे है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक पर्टिकुलर इफेक्ट पे कोई ना कोई उसका कॉज होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस स्टाइलस को तोड़ देता हूं तो हीट, लाइट, थोड़ा बहुत चिंगारी अगर निकल गई इसमें से, और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये टूटने पे ये जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई है माय डियर, इसका कोई कॉज होगा, और वो कॉज क्या है? मैंने इसको तोड़ा है। इफेक्ट अगर देखने को मिल रहा है तो कॉज भी हमें 100% एग्जिस्ट करता ही होगा। जैसे मुर्गी आई या अंडा, अब मुर्गी आई हो या अंडा आया हो, कोई ना कोई कॉज तो हुआ ही होगा जिसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिला हमें। तो भाई सीधी बात है, साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है। लेकिन क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसका एग्जैक्ट कॉज बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आग, अगर आपने पेट्रोल में आग लगाई है तो ऑब्वियस सी बात है आग फैलेगी, बढ़ेगी। अगर आपने कोई ऑयल, किसी जलती हुई चीज में ऑयल डाल दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस आई है तो ये नहीं बता पाएंगे हम लोग कि कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करके ये सक्सेस हमें प्राप्त हुई है। तो सीधी बात यह है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मैनेजमेंट में भी करता है, साइंस में भी करता है। लेकिन साइंस का आप आसानी से बता देंगे कि इस इफेक्ट का कॉज क्या है,
लेकिन मैनेजमेंट में ये बताना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत टफ भी हो जाता है। इसीलिए बहुत से मैनेजर्स को अपनी दिक्कतों के इलाज ही कभी नहीं मिल पाते। आगे बात करते हैं तो भाई साइंस में समझ लिया ना, इन एग्जैक्ट साइंस, इम्प्योर सॉफ्ट साइंस है, थोड़ा थोड़ा साइंस के एस्पेक्ट मिलते हैं, इसको भी हम लोग 50-50 बोलेंगे, ठीक है, इसको भी 50-50 बोलेंगे। तो खाली 100 on 100 यही मिला है, 100 on 100 यही मिला है कि सिस्टमैटिक बेस्ड ऑफ नॉलेज होती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल 50-50 और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप 50-50। ओके, अगला नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है क्या? प्रोफेशन का मतलब ये बिजनेस से अलग होता है। बिजनेस क्या होते हैं? जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन क्या होते हैं? इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। मतलब एक मोमोज का ठेला जो बेच रहा है वो बिजनेस है, लेकिन जो एक डॉक्टर है जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो बच्चे ध्यान रखना वो हमारा एक प्रोफेशन के अंदर आता है। तो बिजनेस में मतलब सीधी बात है, प्रोफेशन में क्या मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आज बड़े बड़े सीईओज जो हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो भी तो मैनेजर्स ही हैं। वो कौन सा जाके दिहाड़ी की मजदूरी कर रहे हैं जाके एप्पल या सैमसंग या फिर वन प्लस जैसी कंपनियों में। तो सीधी बात है, मैनेजमेंट आज हाँ देखा जा सकता है कि वो एक प्रोफेशन में ढल रहा है, लेकिन क्या ये 100% प्रोफेशन बन पाया? इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो आइए देख लेते हैं भाई, अगर आपको प्रोफेशन बनना है तो पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है माय डियर, तो सीधी बात है कि आप प्रोफेशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सीधी बात है कि अगर मान के चलिए कि अगर आपको एमबीबीएस बनना है, तो यू हैव टू गेन नॉलेज रिगार्डिंग द एमबीबीएस। आपको नीट क्रॉस करना पड़ेगा, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कहते हैं डॉक्टर बन सकते हैं ना। तो वैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ही अगर आपको मैनेजर बनना है तो भी आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। विदाउट नॉलेज आप मैनेजर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैठ भी गए, इमेजिन करो आपको गूगल के सीईओ बना दिया जाए फॉर जस्ट वन डे, आप कैसे डिसीजंस लोगे? आपको खुद नहीं पता, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ बच्चे तो रोने लग जाएंगे वहां पे। इमेजिन करके देखो ना। तो सीधी बात यह है कि आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होगी ही होगी। तो भाई ये तो 100 on 100 मिल गया। कोई भी मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी प्रोफेशन हो, ठीक है, आपको नॉलेज की जरूरत होनी ही होनी है। अगला, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी ज़रूरी होती है। इस पे मैं 100% रिलाय नहीं करता। द रीज़न बिहाइंड दैट, सर इस पे भी नहीं करते? हाँ नहीं करते। द रीज़न बिहाइंड दैट, कुछ लोग फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्योर प्रोफेशन है। लेकिन अगर आपको मैनेजर बनना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लें। आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दीजिए। आपने कोई MBA और BBA नहीं किया हो, आप सीधा मैनेजर बन सकते हैं अपने बिजनेस के। आपके पापा की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसमें जाके मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्यों? आपने तो कोई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी बायसनेस थोड़ी रहती है यहाँ पे। इसीलिए बच्चों हम सीधा कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है, ये अभी भी प्रोफेशन की फील्ड में भी प्रॉपर तरीके से नहीं जा चुका है। इसीलिए इसे इमर्जिंग प्रोफेशन कहा जाता है। आगे चलते हुए लोगों को इंपॉर्टेंस पता चलेगी पढ़ाई लिखाई की, नॉलेज की, तो शायद यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आपका प्रोफेशन बन जाए, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये मिस आउट हो गया। और एक और होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी प्रोफेशन में ऐसे नहीं आ सकता, कोई भी वकील ऐसे नहीं बन जाता, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे नहीं बन जाता, कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं बन जाता, कोई भी टीचर ऐसे नहीं बन जाता, लेकिन मैनेजर सब ऐसे ही बन जाते हैं अगर उनके पिताजी का बिजनेस है। तो बायसनेस यहाँ पे रहती है। लास्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये 100 on 100 है, लेकिन कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? काम करने का तरीका। एथिक का मतलब आप मॉरल वैल्यूज को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट एक डॉक्टर क्या करता है? सबके इलाज, सब लोग, सारे डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? कि कोई पेशेंट आया, जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है, लोग कह रहे हैं कि यार नहीं, पहले फीस भरो, उसके बाद हम इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। ये क्या कर रहा है? वो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन एथिकली नहीं कर रहा है। तो इसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करेंगे। हर एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे ही चलना चाहिए। मैनेजमेंट भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे चलते हैं। हमें कोई चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, कोई ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या फिर कोई भी चोरी को प्रमोट नहीं करना चाहिए बिजनेस में, या फिर बिजनेस के तौर तरीकों में छेड़खानी करनी चाहिए। इसी को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। मैनेजमेंट में भी होता है, हर पर्टिकुलर बिजनेस में होता है, लेकिन एक पॉइंटर्स नहीं मैच कर पाया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है 100%। ये एक इमर्जिंग प्रोफेशन है, आगे चल के क्या पता बन जाए। तो सर क्या आगे चल के क्या साइंस भी बन जाएगा? नहीं, साइंस कभी नहीं बन सकता, ठीक है। प्रोफेशन क्या पता आगे चल के बन जाए, डिपेंड करता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंस है माय डियर? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4 इंपॉर्टेंस है। जरा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में लिखा है अचीविंग द ग्रुप गोल्स। अचीविंग द ग्रुप गोल्स का मतलब क्या है? कि मैनेजमेंट हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 1, 2, 3, 4 बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो सब लोग अगर सेल्फिशली देखने लगे, भाई मेरा डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट बढ़ जाए, मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बढ़ जाए, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बढ़ जाए, इससे तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। इसीलिए अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है
तो बच्चों ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही सुपरसीड किया जाएगा, वही एफिशिएंटली फॉलो किया जाएगा। आगे बात की जाए, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, ये सब पुराना पढ़ा हुआ चीज़ है, वही चीज़ आपके यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है कि अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं तो आप एफिशिएंट भी हो जाते हैं और इफेक्टिव भी जाते हैं। तो इंक्रीजेज एफिशिएंसी की जगह अगर आप इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट और टाइम दोनों बचाता है अच्छा मैनेजमेंट। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंसान चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो हर इंसान चेंजेस को अडेप्ट करेगा, उसमें ढलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो उन चेंजेस से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करेगा। जैसे अभी एआई है, एआई का यूज करके बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेड कर रही हैं, जैसे यूट्यूब का, टिकटॉक का, और पता नहीं क्या क्या चीज़ों का ट्रेंड चला था 2020, 16 और 21 में, 22 में, वैसे अब एआई का है, आप भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड नहीं करता, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अपग्रेड करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं माय डियर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एम्प्लॉई को देख के रखे जाएं, जैसे उनको प्रॉपर वेजेस देना, सैलरी देना अगर स्किल्ड और अनस्किल्ड है तो, उनको प्रॉपर टाइम पे रेस्ट देना, उनको छुट्टी देना, वीक ऑफ्स देना, ट्रिप्स प्लान करना, पर्क्स, प्रमोशन, ट्रांसफ़र करना, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों क्या आती हैं अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, जस्ट फॉर नॉलेज है, ज़्यादा हमारे क्या कहते हैं पेपर में इतना नहीं पूछे जाते, और अगर आपने देखा तो पास्ट के चैप्टर का पूरा समरी ही है और कुछ ज़्यादा नहीं। लास्ट टॉपिक अगर हम लोग देख लेते हैं माय डियर, तो यहाँ पे क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट होता है इसके कुछ लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बच्चे हमारा टॉप, फिर आता है मिडिल, फिर आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो होते हैं जो मैनेजमेंट के सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं, जैसे सीईओज हो गए, सीओओज हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सबसे बड़े लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं बच्चे? मिडिल लेवल को ऑर्डर देते हैं, और नियर अबाउट मिडिल लेवल फिर लोअर लेवल को ऑर्डर देता है। अच्छा, ये सब मैनेजर्स हैं। कुछ लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट को लेबर समझ लेते हैं, प्लीज़ इनको लेबर मत समझना, ये भी मैनेजर्स हैं, ये लेबर्स को क्या कहते हैं? ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। तो खैर हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर्स देते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को। इनका मेजर काम क्या होता है? इसमें सीईओज और सीओओज होते हैं, इसमें कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। इनका मेजर काम ये होता है कि पॉलिसी बनाओ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डील करो। ये कोई लेबर वाला काम नहीं करते, ये सिर्फ दिमाग चलाते हैं, हाथ पैर नहीं चलाते, ठीक है। आगे बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, रीजनल मैनेजर्स हो गए, ठीक है, जो टॉप लेवल से कम है लेकिन लोअर लेवल से ज़्यादा है। इनका मेजर काम क्या है? ये लिंक है किसके बीच में? लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच की जो कड़ी है उसे हम लोग मिडिल लेवल कहते हैं। इनका मेजर काम क्या होता है? वो पॉलिसीज़ को इम्प्लाई करो जो टॉप लेवल ने बनाई है और उसे लोअर लेवल तक पहुंचाओ। उसके बाद कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाओ, किसमें? लोअर और टॉप में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कराओ, क्योंकि बीच की कड़ी तो यही है ना। उसके बाद सबसे ज़रूरी काम इनका एक और होता है कि भाई ये स्टाफिंग करते हैं, मतलब कोई भी नया एम्प्लॉय अगर हायर होना है कंपनी के अंदर तो वो मिडिल लेवल ही करेगा, टॉप लेवल और लोअर लेवल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स आते हैं और फोरमैन्स आते हैं, ये सारे के सारे लोग होते हैं जिसमें इनका मेजर काम क्या होता है? वर्कर्स को देखना, और वर्कर्स और मिडिल लेवल के बीच का लिंक बन जाते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई मैनेजर आता है नहीं, इसके बाद वर्कर आते हैं, सीधा लेबर्स एंड ऑल, ठीक है, एम्प्लॉयज हो गए। तो इसमें ये क्या होता है? ये जो होते हैं ये लिंक होते हैं किसके बीच में? मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच के लिंक होते हैं। जैसे मिडिल लेवल होता है टॉप और लोअर के बीच का लिंक, वैसे ही लोअर होता है वर्कर्स और मिडिल लेवल के बीच का लिंक होता है, ठीक है। और इनका डेली ऑपरेशंस होते हैं कि भाई सीधी बात है, फील्ड लेवल का काम है, एम्प्लॉयज़ को देखते रहना, अगर कोई गलत काम कर रहा है या फिर टाइम पे काम नहीं कर रहा है तो उस पर फटकार लगाना, लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस को प्रेज करना, बस यही हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे ऊपर आएगा टॉप लेवल, फिर आएगा मिडिल, फिर आएगा लोअर लेवल। तीनों ही मैनेजर हैं, किसी को लेबर मत समझ लेना, इनके बाद आते हैं लेबर और एम्प्लॉयज़, ठीक है। आगे बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा मैनेजमेंट है वो फंक्शन किस तरीके से करता है? तो मैं कहता हूँ हमारे लेवल्स ऑफ हमारा जो मैनेजमेंट है उसके 5 टायर्स हैं, मतलब उसके 5 पहिए हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। सीधी बात है, देखते हैं कैसे। भाई सबसे पहले अगर आपको मैनेजमेंट को प्रॉपर फंक्शनिंग करानी है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करेंगे, भाई हमें मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले प्लान करो कि क्या करना है, प्लान करो कि क्या करना है।
इट वॉज जस्ट लाइक कि अगर आपको कहीं ट्रिप प्लान करनी है तो सबसे पहले ये प्लान करते हो ना कि हमें जाना कहाँ है। सेम वैसे ही मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग होती है। प्लान तो कर लिया, दिमाग में तो पता चल गया क्या प्लान कर लिया, उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, क्या सामान ज़रूरी है, ऐसे प्लान को सक्सेसफुल लेने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं और क्या मुझे और ख़रीदनी है। फिर आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप स्टाफ हायर करोगे। उसके बाद आप स्टाफ हायर करोगे। स्टाफ हायर करने का मतलब क्या होता है कि आपने प्लानिंग कर लिया आपको कहाँ जाना है, आपने चीज़ें भी ऑर्गेनाइज कर ली, लेकिन क्या अकेले कर लोगे काम? नहीं कर पाओगे। यू हैव टू स्टाफ जो आपके बिहाफ पे काम करेंगे। आपके वो स्टाफ चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो आपकी एनर्जी को मीट आउट करें, जो आपके बिहाफ पे काम करें। तो आपने प्लानिंग कर ली, चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज कर लिया, और उसके बाद आपने उन 100% सक्सेस के लिए आपने क्या किया, स्टाफिंग करी है। भाई मशीन खरीद ली, चलाने के लिए लोग तो चाहिए ही ना हम लोग को। उसके बाद आता है बच्चे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि नाउ यू हैव टू डायरेक्ट, मतलब प्लानिंग हो गया, स्टाफ भी हायर हो गया, मेरे पास चीज़ें भी ऑर्गेनाइज है, अब उनके डायरेक्शन तो दो भाई, मशीन इतनी इतनी देर तक चलनी है, इतना आउटपुट जनरेट करना ही करना है, इतनी सेल्स करनी है, उन्हें डायरेक्शन दे दी। और डायरेक्शन देने के बाद बच्चों लास्ट है उन्हें कंट्रोल करना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन होने के बाद भी इंसान डगमगाने लगता है, तो उसे कंट्रोल करना। प्रॉपर काम कर रहा है तो प्रेस करना, उसे पर्क्स देना, उसे बोनस देना, इंसेंटिव्स देना, उसका प्रमोशन कर देना, और अगर नहीं कर रहा है तो उसे फटकार लगाना, उसे वार्निंग्स देना, और कभी कभी तो फायर भी कर देती है कंपनी। फायर का मतलब ये नहीं होता, मतलब जॉब से हटा देती है। आई होप तुमको ये पूरी की पूरी अच्छी तरीके से पार्ट समझ आ गई है। मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में करने का कोशिश किया है। आई होप आपके दिमाग में सब कुछ आ चुका है। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।